तो आइए दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों एवं हमारे प्रिय सहयोगियों, छात्राओं एवं छात्रों, हम आपके सामने आज सीटेट स्पेशल टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके सीटेट आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका 1 से 2 नंबर सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज बहुत ही सिंपल छोटा टॉपिक होगा आपके लिए और वह टॉपिक का नाम है समाजीकरण प्रक्रिया। समाजीकरण प्रक्रिया होता क्या है? समाजीकरण प्रक्रिया होता क्या है? जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले कहाँ जाता है? परिवार में। अर्थात बच्चे का जो पहला समाज होता है होता क्या? उसका परिवार। अर्थात बच्चे का विकास उसके परिवार एवं सहयोगियों के साथ होता है। अब देखिए, परिवार हो गया, सहयोगी हो गया, मित्र हो गया, विद्यालय हो गया, इन सब के साथ होता है। अब इन सभी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे के जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या व्यवहारिक अनुभूति जो प्रतीत हो रही है, उसी को हम बोलते क्या है? बताइए, समाजीकरण प्रक्रिया। इसके अर्थ देखिए क्या होगा। समाजीकरण को अगर परिभाषित करना हो तो इसका अर्थ देखिए क्या होगा। जब बालक सामाजिक प्रत्याशाओं, मतलब प्रत्याशा होता क्या है? अनुमान लगाते हैं कि अब आगे चल के ऐसा होगा। सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेता है, वही समाजीकरण प्रक्रिया कहलाता है। अर्थात समाज के द्वारा हम जिन व्यवहारों को एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं, उसी को हम कौन सा बोलते हैं? बताइए। उसी को हम बोलते हैं समाजीकरण प्रक्रिया। अर्थात प्रत्याशा या सामाजिकरण मानक होता क्या है? मानक ये होता है आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना है, सामाजिक मानक है। कर्म पर विश्वास रखना है, सामाजिक मानक है। आपको स्वयं किसी कार्य को करना हो, किसी और को नहीं करना है, आपका क्या होगा? मानक होगा। अर्थात जितनी प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति या बालक अपने मानकों को, अपने क्रियाकलापों को पूर्ण करने में सक्षम होता है, उसी को कहा जाता है समाजीकरण प्रक्रिया। बात समझिए ना। समाजीकरण प्रक्रिया में बालक या व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करता है। उस व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए 3 अवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं। 3 अवस्था प्रस्तुत करने में सबसे पहली अवस्था का नाम प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज होती है, यहाँ पर रखी गई है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाएगी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर क्या क्या भूमिकाएं होती हैं? तो इसके अंदर बच्चे के अंदर सबसे पहला आपका जो भूमिका होता है वह होता क्या है? अनुकरण। क्या होता है? अनुकरण। अब समझेंगे। अनुकरण मतलब होता क्या? अनुकरण में होता है नकल करना, अर्थात देख कर सीखना। घर में बच्चे करते क्या है? बच्चे अगर माता पिता एक साथ सब लोग थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं तो बच्चे को भी अलग थाली में खाना देना पड़ेगा। अगर घर के 4 सदस्य, 4 बच्चे किसी कॉपी किताब को लेकर पढ़ाई ले या लेखन का कार्य कर रहे हैं तो वह बच्चा भी जो 2 से 6 साल का है, अनुकरण के माध्यम से पढ़ने के लिए क्या होगा? राजी। वो भी कहेगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। यह होता अनुकरण की प्रक्रिया। अगर मैं दूसरा टॉपिक इसमें बताएंगे तो आपका होता है सामाजिक अनुबंधन। क्या होता है? सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन कहलाता क्या है? सामाजिक अनुबंधन ये होता है कि समाज के जो नियम बनाए गए उस नियमों का पालन करना पड़ेगा। अर्थात समाज में जो भी नियम आपके दिए गए हैं उन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। जिन नियम, उस नियमों को अगर आप पालन करते हैं, अर्थात समाज। अब देखिए बच्चा क्या होता है? सामाजिक अनुबंधन के साथ साथ इसी को अनुमोदन भी कह सकते हैं। अप्रूवल, अनुमोदन। अनुमोदन, अनुमोदन अप्रूवल का मतलब समाज जिन चीज़ों को कह देगा बाबू यह चीज़ नहीं खाना चाहिए तो उस बच्चे को नहीं खाना चाहिए। अगर कहते हैं कि इस चीज़ को खाना चाहिए तो बच्चा क्या करेगा? खाएगा। यह होता है सामाजिक अनुमोदन। अगला होता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो होता है आपका सहानुभूति। क्या होगा? सहानुभूति। अगला या परानुभूति या अनुभूति। यह है लगभग एक ही शब्द सभी, लेकिन सबका अर्थ क्या है?
अलग अलग है। यह है तो सब एक ही लगभग, लेकिन सभी क्या है, अलग अलग। सहानुभूति, परानुभूति या अनुभूति होता क्या है? सहानुभूति की अंग्रेजी होती है सिंपैथी। अब बात करेंगे जैसे किसी बच्चे का किसी के प्रति अगर आप सिंपैथी जता रहे हो तो उसका तात्पर्य हो जाएगा कि बच्चे को सहानुभूति आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा किसी जानवर को या किसी प्राणी को या किसी पक्षी को मार देता है, तो अगर पक्षी को मार देता है तो वो क्या कहेगा, नहीं इसे नहीं मारना चाहिए, यह पाप है। ऐसा कहना क्या कहलाता है? तरीके की सहानुभूति कहलाता है। परानुभूति क्या, दूसरे के प्रति, दूसरे को भी, जीवों को भी, किसी दूसरे प्राणी को भी, किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं मारना चाहिए। अनुभूति मतलब स्वयं की अनुभूति करिए, अर्थात दूसरे के गुण को स्वयं की अनुभूति करना ही क्या कहलाता है? अनुभूति कहलाता है। अब बात करेंगे प्रतिद्वंद्विता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। चौथा पॉइंट जो बोलेंगे, प्रतिद्वंदिता। क्या होता है? प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता होता क्या है? प्रतिद्वंदिता का होता है अंग्रेजी नहीं कहते हैं रिवैल्यूशन लेना, रिवैलरी। तो रिवैलरी का मतलब होता है रिवोल्यूशन, अर्थात बच्चे के अंदर प्रतिद्वंदिता की भावना, अर्थात बच्चा जो होता है वह एक चमाचा अगर कोई किसी को मार दिया, वह बच्चा या उसको कोई, तो वो भी कहेगा मैं भी मारूंगा। ऐसा भूमिका उसमें पाई जाती है। 2 से 6 साल के बच्चे के अंदर सामाजिक व्यवहार होता है, अगर उसको कोई एक चमाचा मार दिया है, एक थप्पड़ मार दिया, तो वो भी कहेगा मैं भी क्या करूंगा, मारूंगा। बात समझ गए ना? ऐसी भूमिका उसके अंदर होनी क्या कहलाती है? प्रतिद्वंदिता कहलाती है। अब देखेंगे उस बच्चे के अंदर और क्या भूमिका आ जाएगी? अहम भाव। क्या आएगा? अहम भाव। अहम भाव का मतलब होगा कि बच्चा जो होता है वह सोचता है कि जो कुछ रहूं मैं ही रहूं, जो कुछ भी लाया जाए, खाने पीने, उठने बैठने, खेलने की वस्तुएं जो भी हो, वो सभी वस्तुएं मुझे दी जाए। और जब सिर्फ मुझे का भाव आएगा उसे क्या बोलेंगे? अहम भाव। क्या बोलेंगे? अहम भाव कहेंगे। वह बच्चा जब अहम भाव में आएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? आक्रामकता। क्या आएगा? आक्रामकता। लड़ाई झगड़ा करने लगेगा बच्चा, बहुत ही मारपीट वाला व्यवहार करेगा। आक्रामकता का मतलब होता है आक्रामक व्यवहार करना। आक्रामक व्यवहार करने का तात्पर्य हो गया कि बच्चा मारपीट करने का प्रयास करेगा, बोलेगा, किसी को मारने का प्रयास करेगा। ऐसे प्रयास करना आक्रामकता कहलाता है। और यह सामाजिक व्यवहार प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज में बच्चा करता है। अगला है पूर्वाग्रह। यह बच्चा जो होता है बहुत ही ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। पूर्वाग्रह का मतलब कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं यह कार्य कर लूँगा, जबकि वह कार्य अपने से कर नहीं पाएगा, फिर भी वह कहेगा कि मैं कार्य कर लूँगा। अर्थात पूर्वाग्रह में यह प्रदर्शित किया जाता है कि बच्चा कोई कार्य को पहले से ही अनुमान लगा लेना कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगा, अर्थात वह क्या बना लिया बताइए? पूर्वाग्रह बना लेता है। बात समझ गई ना? और एक और चीज़ होती है इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होगा, मित्रता। यह मित्रता जो होगी बच्चे की, वह मित्रता कैसी होगी? तो यह मित्रता होगी सामूहिकता। सामूहिक। यह मित्रता कैसी पाई जाएगी? सामूहिक। कैसा होगा? सामूहिक। अर्थात बच्चा समूह का सदस्य तो होगा, लेकिन उस समूह के सदस्य में उसकी बहुत ही परफेक्ट भूमिका नहीं होगी। अर्थात सामूहिकता ये कहलाता है कि बच्चे के अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की भावना बच्चे के अंदर क्या होती है? पाई जाती है। वह समूह में रहना चाहता है, समूह के अंदर घूमना चाहता है, समूह में ही रहेगा। अकेले कोई भी कह दें खेल खेलने के लिए जल्दी नहीं खेलेगा, जबकि वह सोचेगा कि मैं क्या करूं, बाहर जा जाके क्या करूं, खेलूं। यह होता है आपका अनुकरण, सामाजिक अनुमोदन, सहानुभूति, परानुभूति, अनुभूति, प्रतिद्वंद्विता, अहम भाव, आक्रामकता, पूर्वाग्रह, मित्रता। ये सारे सामाजिक व्यवहार सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज में पाया जाता है। बात समझ गई ना? अब देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था कहिए, चाहे बाल्यावस्था कह सकते हैं आप। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की ये बात कही गई है। इसमें मुख्यतः सबसे पहले जो भावना आएगी, सबसे पहला जो भावना आएगी वह भावना आएगी बच्चे के अंदर खेल। बता ही चुके हैं बाल्यावस्था स्ट्रिंग कहते हैं कि 4 से 5 वर्ष का ऐसा कोई
ऐसा कोई खेल नहीं जो 4-5 वर्ष का बालक न खेलता हो। अर्थात बाल्यावस्था को हम खेल अवस्था के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात बच्चे को किसी प्रकार का न खाने का, न पीने का, न पढ़ने का, न लिखने का रचनात्मक कार्य खेल कूद में जो अधिक दिमाग लगाता है और खेल कूद में अधिक प्रवृत्ति की तरफ उन्मुख होना, खेल कूद में अधिक भूमिका प्रदर्शित करना कौन सी भावना कहलाता है? खेल भावना कहलाता है। बात समझिए ना। अब खेल भावना, अगला प्रतिस्पर्धा। अगला क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाएगी। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, वह सोचेगा, सिंपल है भाई, यह भूमिका आने का तात्पर्य यह हो गया कि बच्चा जो चाहता है, जबकि यह है नहीं, फिलहाल करना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे होते हैं। अब कहेगा कि अगर एक बच्चा दौड़ के उसको पहले जाके कोई लाइन क्रॉस कर लेता है तो मैं भी करूंगा। ऐसा होता है ना। ऐसी भूमिका एक अहम भाव को जन्म देती है। और दूसरा होता प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। सिंपल भाई कि हर खेल में, दौड़ प्रतियोगिता में, हॉकी प्रतियोगिता में, क्रिकेट प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं सबसे आगे आऊं, फर्स्ट आऊं, अच्छा रन बनाऊं, सब चाहता है ना। अर्थात अगले के अंदर प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता की भावना होती है और यह अधिक से अधिक किसमें पाई जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। जब यह भूमिका होती है तब धीरे धीरे उसके कार्यों का क्या होता है? उत्तरदायित्व समझने जाते हैं। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा, बाल्यावस्था के ही एज में जब जाएगा, बड़ा 12 साल, 11 साल, 10 साल की एज में जाएगा, तो उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना जागृत हो जाएगी। अर्थात बच्चे को यह बताया जाएगा कि तुमको उत्तरदायित्व की भूमिका अदा करनी चाहिए। अगला है आपका सामाजिक कुशलता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो समाज में माता पिता, समवयस्क, चाचा चाची एवं दोस्त मित्रों की बातों को भी बेहतरीन तरीके से मानने लगता है। और मानना, किसी कार्य को अच्छे से करना, अपनेपन की भावना जागृत होना। अर्थात एक पापा उसके साइकिल लेके आ गए बच्चे की, और वो कहता है कि साइकिल ये मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, और उसको खूब बढ़िया से रोज धोता है, रोज पोंछता है, रोज विद्यालय जाता है, फिर आता है। अर्थात उसके अंदर अपने किसी कार्य के उत्तरदायित्व एवं सामाजिक कुशलता की भावना क्या हो चुकी है? विकसित हो चुकी है। बात समझिए ना। अगला लिखा गया किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंतर्गत सबसे पहला आपको पता है 12 से 18 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। जब 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका होगा तूफान, तनाव या विद्रोह की भावना। किसकी भावना होगी? विद्रोह की भावना पाई जाती है। अब बताइए, तूफान, तनाव या विद्रोह की भावना पाई जाती है। अब तूफान, तनाव, विद्रोह की भावना में बच्चा जब जाएगा तो सामाजिक व्यवहार में क्या बढ़ जाएगी? क्रांति आ जाएगी। किसी को जल्दी अपना व्यवहार किया बताना का प्रयास करेगा तो कहेगा मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मुझे करना है, मुझे लेना है, मुझे पीना है, मुझे खाना है। इस तरीके की भावना होगी और वह अब किसी की बात जल्दी सुनेगा नहीं। अर्थात तूफान, तनाव, विद्रोह की भावना पाई जाती है। और इसमें माता पिता का कम प्रभाव। माता पिता कहेंगे बाबू गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, ओकर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और किसका प्रभाव पड़ेगा? किसका प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ देख लीजिए, बच्चे को प्रभाव पड़ेगा दोस्तों का। किसका प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों का प्रभाव पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों का। अगर दोस्त उसके कह दिए कि यहाँ आ जाओ तो तुरंत चला जाएगा, दोस्त के लिए जान दे देगा, दोस्त के लिए, दोस्त दोस्त दोस्त। और यहाँ पर जो दोस्त जो मित्रता होगी वह कैसी मित्रता होगी? तो होगी घनिष्ठ मित्रता। कैसी मित्रता होगी? घनिष्ठ मित्रता होगी। कैसी? घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसी बात करेंगे। और इसमें सबसे विरोधात्मक प्रवृत्ति सिंपल है। जब तनाव, तूफान, तनाव, विद्रोह आएगा तो विद्रोह का मतलब होता है विरोध की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आएगी। और अंतिम सबसे एक बहुत ही अच्छी चीज में आएगी और वह होगी नई खोज। कौन सी होगी? नई खोज। बात समझिए ना। यही होता है आपका नई खोज। अर्थात किशोरावस्था में बच्चा तूफान,
तनाव विद्रोह की भावना के साथ साथ विरोधात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ दोस्तों का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन न्यू मौलिकता सक्रियता बच्चे के अंदर नई खोज करने की भावना कहाँ जगती है, सामाजिक व्यवहार कैसा करता है, किशोरावस्था में कहलाता है। यह है आपका सामाजिक प्रक्रिया में सामाजिक व्यवहार जो 3 रूप में बताया गया। पहला था प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। अगला सबसे इंपॉर्टेंट घटक हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण के कारक या साधन। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बता दें इसको, हाँ एक बार देख लें आप सब लोग, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हट जाते हैं हम जी। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे समाजीकरण प्रक्रिया के कारक या साधन। समाजीकरण प्रक्रिया के कारक या साधन। प्रक्रिया का कारक या साधन, मतलब सामाजिक प्रक्रिया के कारक या साधन क्या होते हैं। तो कारक या साधन मुख्यतः कितने होते हैं? 3। इसमें से सबसे पहला होता है आपका प्राथमिक कारक। अब प्राथमिक कारक को या एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक एजेंसी होती है या प्राथमिक कारक होता है, यह है पहला। दूसरा आपका होता है द्वितीयक। दूसरा क्या होता है? द्वितीयक कारक। और तीसरा होता है तृतीय या तृतीयक, या आप अन्य कारक के नाम से भी जान सकते हैं। अन्य कारक के नाम से भी जाना जा सकता है। अब बात करेंगे कि प्राथमिक कारक में सबसे पहला क्या आएगा। तो प्राथमिक कारक में सबसे पहला आपका आता है परिवार। क्या आएगा? परिवार। इसी में अगला परिवार भी आ सकता है, या तो आप कह सकते हैं पास पड़ोस। क्या आएगा? पास पड़ोस, या इसी को कुछ लोग लिखते हैं आस पड़ोस। एक ही बात है, वह अलग अलग नहीं है। हम इसलिए मेंशन करा दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ें या कहीं देखें तो भ्रमित ना हो। बात करेंगे प्राथमिक कारक परिवार होता है, पास पड़ोस या आस पड़ोस की चीजें होती हैं। इसलिए कि पास पड़ोस अर्थात आपके चाचा का घर क्या होता है? परिवार का हिस्सा है, वो परिवार का हिस्सा हो गया। परिवार, पास पड़ोस, ये सभी प्राथमिक कारक के अंतर्गत आते हैं। जबकि द्वितीय कारक में कौन कौन सा आएगा? विद्यालय। क्या आएगा? विद्यालय या स्कूल, जो आप चाहें कह सकते हैं। विद्यालय या स्कूल जो होंगे वो सभी कौन से कारक कहलाएंगे? द्वितीय कारक कहलाएंगे। और तृतीय कारक में क्या कहलाएगा? मीडिया। मीडिया। अब मीडिया के साथ साथ और क्या क्या आ सकते हैं? धार्मिक संस्थान। धार्मिक संस्थान, धार्मिक संस्थानों के माध्यम से भी समाजीकरण का विकास होता है। समाजीकरण का विकास होता है, ठीक है ना। मीडिया, धार्मिक संस्थान, ठीक है ना, तृतीय कारक में। या एनजीओ। एनजीओ का मतलब गैर सरकारी संस्थाएं, अर्थात इन सबके द्वारा भी बच्चे का विकास होता है। अब बात करेंगे, ठीक, तृतीय कारक में एक और आएगा आपका सभी मित्रगण। क्या आ जाएंगे? मित्रगण। मित्रगण भी आपके तृतीय कारक में आते हैं, जबकि विद्यालय या स्कूल जो होते हैं वह द्वितीय कारक के अंतर्गत आएंगे। इन सभी के द्वारा बच्चे को, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर द्वितीय कारक में चाहें तो आप कह सकते हैं पत्र पत्रिका या पुस्तक। कोई भी पुस्तक की बात कर लेते हैं तो यह सभी जो होते हैं वो द्वितीय कारक में आ सकते हैं, ठीक है ना। यह सारी चीज़ें हैं
सामाजिकरण प्रक्रिया में कारक या साधन की बात किया जाए तो कारक या साधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक कारक, दूसरा होता है द्वितीयक कारक, तीसरा होता है तृतीयक कारक। इसमें से प्राथमिक कारक एजेंसी को परिवार, पास पड़ोस, आस पड़ोस कहा जाता है, जबकि द्वितीयक कारक में विद्यालय, स्कूल, पत्र पत्रिका, पुस्तकालय कहा जाता है। एवं तृतीयक कारक, अन्य कारक में मीडिया, इसमें टेलीविजन भी आ सकता है, धार्मिक संस्थान, एनजीओ या मित्रगण, ये सभी आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। एक आध सवाल पर नजर डाल देते हैं हम। सवाल देखिए पूछा गया है, ठीक, कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। फिर सुन लीजिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे एवं वयस्क सीखते हैं। पहला परिवार से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा साथियों से, चौथा इन सभी से। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? इन सभी से बच्चे एवं वयस्क क्या करते हैं? सीखते हैं। अब देखिए सवाल इसे पूछा गया है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किसके योगदान का परिणाम होता है? तो सिंपल अभी पढ़ा है, आनुवंशिक और क्या बोलते हैं, सामाजिकरण के एवं वातावरण के प्रभाव का क्या होता है? कारक होता है। तो ऐसे आपके एग्जामों में सवाल अगर बनते हैं तो प्राथमिक एजेंसी आपको पता हो गई, द्वितीय पता हो गया, तृतीय पता हो गया, सामाजिकरण प्रक्रिया होता क्या है एक बार पुनः हम समझ लेते हैं। बच्चे के विकास में समाज अर्थात परिवार का प्रथम रोल होता है, जिससे बच्चे के सामाजिक परिवेश का क्या होता है? विकास होता है। अर्थात आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सामाजिकरण प्रक्रिया क्या होती है और इसके कारक क्या होते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।